नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं एक ऐसी हस्ती के पास जो परिचय की मोहताज नहीं। आप हैं डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, जो एक बड़े राजनीतिक होने के साथ साथ एक बहुत नेक इंसान भी हैं और इतिहास में भी डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी के द्वारा 2 ग्रंथों का लेखन भी किया गया है, जिनके नाम हैं प्राचीन भारत में योध्य गणराज्य और वैदिक देवता और उनके वाहन। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी दिल्ली में कई बार मंत्रालय संभाल चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर साहब आज एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि दिल्ली में होने वाले निगम चुनावों को लेकर और उनसे जानकारी लेंगे कि एनसीपी दिल्ली में क्या रणनीति बना रही है निगम चुनावों को लेकर। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल दिल्ली क्राइम टाइम्स में। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एनसीपी दिल्ली में किस प्रकार के उम्मीदवारों को उतारना चाहती है और क्या रणनीति रहेगी एनसीपी की दिल्ली में चुनावों को लेकर, निगम चुनावों को लेकर। देखिए हरनाम जी, हम पूरे के पूरे 272 वार्डों पे चुनाव लड़ेंगे और ऐसे प्रत्याशियों को उतारेंगे जो अच्छी छवि वाले हों, ईमानदार हों, समर्पण भाव हो, सेवाभावी हों और जो समाज में रहकर कोई ऐसा काम न करें जिससे कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि कल नगर निगम में हमारे कुछ नगर निगम के सदस्यों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और वो ये कि 3 निगमों को भंग करके एक निगम बनाया जाना चाहिए। इस समय हालात ये हैं कि दक्षिणी दिल्ली को छोड़कर बाकी 2 निगम आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है और वहाँ कर्मचारियों का वेतन तक नहीं मिलता है। और आप तो जानते हैं पत्रकार के नाते वहाँ कई बार उन्होंने हड़तालें की हैं और उनकी हड़ताल की वजह से वहाँ पूरे पूर्वी निगम के क्षेत्र में कूड़े के ढेर लग गए। तो एक निगम यदि हो जाएगा तो जो खर्चा सरकारी तंत्र पर हो रहा है उसका बचाव होगा, एक मेयर होगा, उसकी अपनी गरिमा होगी और वो ठीक से दिल्ली को संभाल सकेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले 15 वर्षों से लगातार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राज है निगम के अंदर। तो ये जो नगर निगम का कार्य है, आप देख रहे हैं लोगों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं और ना ही सफाई का काम ढंग से किया जा रहा है। तो इस कार्य को आप कैसे देखते हैं? 15 वर्षों के निगम के कार्य को, भाजपा के को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। समस्या ये है कि केंद्र सरकार यदि दिल्ली सरकार को पैसा दे देती है तो उन पर भी आरोप लगता है कि वो समय पर पैसा निगम को नहीं दे रहे और इस लड़ाई में दिल्ली पिस रही है। यदि दोनों जगह एक ही सरकार हो, एक ही पार्टी की, तो मैं समझता हूँ ये समस्याएं नहीं हो सकती। अच्छा, मैंने अभी एक बयान देखा था केजरीवाल जी का। उन्होंने कहा कि हमने जब पैसा दिल्ली से मांगा, निगम ने दिल्ली से मांगा तो हमने निगम को पैसा दिया, जितना उसका बनता है उसका एक पैसा हमने उनको दिया, प्लस 3800 करोड़ रुपए हमने लोन भी दिया हुआ है निगम को। तो अगर केजरीवाल जी का ये कहना सच है तो क्या निगम में भ्रष्टाचार है? आप इस विषय में क्या कहें? देखिए, मैं भ्रष्टाचार की बात पर बहुत कुछ इसलिए नहीं कहूँगा कि 272 जो निगम पार्षद हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो उगाही करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो स्वयं जाकर खड़े हो जाते हैं, कोई मकान बन रहा होता है तो, और स्वयं में जाकर के जो समझदारी करते हैं वो जेईई को भेज देते हैं। तो ये इस तरह का भ्रष्टाचार तब मिट सकता है जब सरकार का नियंत्रण उस पर हो। ये कह करके पल्ला झाड़ देना कि केंद्र से हमें पैसा नहीं मिल रहा है और निगम ये कहें कि दिल्ली सरकार से हमें पैसा नहीं मिल रहा है, ये फालतू की बातें हैं।
इस तरह की बातों से कोई भला होने वाला नहीं। एक दूसरे पर दोषारोपण करना मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं। एनसीपी के जो उम्मीदवार हैं, आपने कहा कि अच्छे होने चाहिए, जमीन से जुड़े होने चाहिए, तो ऐसे कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ सकें और जो दिल्ली में एनसीपी का झंडा फहरा सकें, ऐसे जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, क्या आपने उनका चयन करना शुरू कर दिया है? शुरू कर दिया है। 60 के करीब हमने सिलेक्ट भी कर लिए हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ 3-3 उम्मीदवार हैं। जैसे नजफगढ़ का जो एरिया है उसमें 5 वार्ड हैं। 5 में केवल एक जनरल है, जनरल वार्ड है। उस जनरल वार्ड से हमारे पास 3 प्रत्याशी फॉर्म भर करके गए हैं लड़ने के लिए। तो ऐसी जगह पर थोड़ी सी कठिनाई आएगी एक तो, लेकिन बाकी जगहों पर मैं समझता हूँ किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी और आराम से हम लड़ा सकेंगे। हमारा पहला कर्तव्य ये होगा कि जिस व्यक्ति को भी हम लड़ाएं वो आगे तक कोई ऐसा काम न करें जिससे भ्रष्टाचार का बिल्ला उस पर लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप महरौली विधानसभा से विधायक भी रहे, तो महरौली विधानसभा में जब आप विधायक थे तो आपने महरौली के लिए आप एक योजना लेके आए थे, सीवर की योजना। आपके हटने के बाद जब आपका कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद वो कार्य वहीं पर रुक गया। तो महरौली विधानसभा के विषय में या महरौली के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे उम्मीदवारों को आप टिकट देना चाहेंगे? देखिए, महरौली में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। हमारे जो जल बोर्ड के यहाँ पर व्यक्ति थे सरकारी, वो बहुत अच्छे थे। पहले ये होता था कि हर घर में बड़ा सा टंकी रखी होती थी और वो 6-7 दिन बाद जब भी पानी आता था, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, उस टंकी को भर देते थे, उससे काम चलाते थे। लेकिन हमने प्रयास किया और प्रतिदिन पानी आने लगा, लेकिन उतना नहीं आया जितना जरूरत होती है लोगों को। उसके लिए 3 यूजीआर मैंने बनवाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो 3 यूजीआर बनने के बावजूद अभी तक किसी ने उनको पूरी तरह से चलाया नहीं और पूरी क्षमता के साथ नहीं चला। हाँ, वो जहाँ छोड़े थे वहीं के वहीं काम, वही अभी भी। जहाँ तक सीवर की बात की आपने, हमने 200 करोड़ रुपया सैंक्शन करा था और उसमें सीवर और पानी के पाइप डलवाने की योजना थी। कुछ में डल चुका था, जैसे अपना योग माया मंदिर है इस परिसर में और ये क्रिश्चियन कॉलोनी उसमें, और थोड़ा सा ये आपका जहाँ अग्रसेन वाटिका है उस वाले एरिया में डल गए थे। लेकिन उसके बाद किसी ने उसको छेड़ा नहीं, काम को आगे नहीं बढ़ाया, नहीं वहीं पड़ा हुआ था। आप के जो उम्मीदवार निगम में आएंगे, आपको पूरे क्षेत्र की जानकारी है। महरौली की अगर मैं विशेषकर बात करूं तो पूरे क्षेत्र की आपको जानकारी है। तो क्या आपके जो निगम पार्षद होंगे जो जीत कर आएंगे, वो आपके छोड़े हुए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे? हाँ, बिल्कुल बढ़ाएंगे। हम ऐसे लोगों को आगे लाएंगे जो हमारी तरह ही सोचते हों, उसी तरह से कार्य करते हों और समाज सेवी हों। ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम नहीं लाएंगे जो पैसे के बल पर आकर के और लोगों को फिर आंखें दिखाए। अच्छा, एक पूरी दिल्ली के विषय में अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके हाथ में एक ऐसी पार्टी की कमान है जो कि जिस पार्टी में आप थे वही विचारधारा इस पार्टी की भी है और उसी पार्टी से निकलकर ये पार्टी बनी है एनसीपी। तो कांग्रेस की जो विचारधारा रही, आप उससे वर्षों से जुड़े हुए हैं, आपका जो राजनीतिक जीवन है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है शुरू से लेकर आज तक। तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, तो क्या इससे विचारधाराओं पर टकराव नहीं होगा? नहीं, कोई टकराव नहीं होगा, क्योंकि विचारधारा लगभग एक जैसी है। हाँ जी। कुछ मायनों में टकराव हो सकता है। यदि वो गलत लोगों को टिकट देंगे तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। यही कारण रहा कि ये पार्टी बनी। हाँ। क्योंकि आपके जो हमारे जो नेता हैं एनसीपी के, कहीं ना कहीं उनका रास्ता रोका गया
यही कारण रह गया ये पार्टी बनी। और आपका रास्ता भी दिल्ली में कहीं ना कहीं रोका गया, आपको भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई, आपके जो कार्य थे उनको देखते हुए आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। एक पहाड़ कांग्रेस के अंदर है जिसे लांघना शायद बहुत बड़ी मुश्किल है कांग्रेस नेताओं के लिए। तो यही कारण है कि आप आज इस पार्टी में हैं। अब इस पार्टी में रहकर क्या आप उन पहाड़ों को चुनौती दे पाएंगे? देखिए, वहां जो कुछ था वो था, आप सब जानते हैं उस बात को। और यदि सब कुछ ठीक होता तो मुझे कांग्रेस छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। समस्या वहां ये है कि वो स्वयं अपनी पार्टी को खराब कर रहे हैं। और उसका कारण ये है कि जो सलाहकार हैं वो वहाँ ठीक नहीं है। आपने देखा मध्य प्रदेश की सरकार गई, उसके बाद पंजाब में जो हो रहा है, भले ही जीत जाए पार्टी, लेकिन जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया उसने क्या क्या तमाशे वहाँ किए आप जानते हैं। और यदि वहाँ पार्टी हारेगी तो उसी की वजह से सभी को बहुत नुकसान है। इसी तरह से बहुत सारे प्रदेशों में यही हालत है। जो भी पार्टी चला रहा होता है, संगठन चला रहा होता है, उसका फर्ज ये बनता है कि वो लोगों से केस संवाद करता रहे लोगों से। कांग्रेस आज एक क्षेत्रीय पार्टी बन के रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। कि आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी तो अभी नहीं बनी है, भगवान करे न बने, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत चाहिए अच्छी सत्ता के लिए, और चेक रहे। हम तो भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, जीवन तुम्हें शत्रु जना सदैव ये शाम प्रसादात प्रविचक्षण हम यदा यदा में विकृति मृगंते तदा तदा माम प्रतिबोधवंती। है भगवान, मेरे शत्रु भी 100 साल जी। देखिए, राजनीति में शत्रु नहीं है हमारे कोई भी, प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन हम तो शत्रु के लिए भी प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको भी 100 साल जिलाओ, जिससे मैं कभी गलती करूं तो कम से कम उंगली उठा देंगे और मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, उसको सुधारने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के विषय में अगर मैं आपसे पूछूं तो भारतीय जनता पार्टी का जो 15 वर्षों का कार्यकाल रहा, आपने इसके विषय में हमें कहा कि मैं इस विषय में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि किसी का विरोध, ये ठीक भी है, तर्कसंगत है कि आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसको टक्कर दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि 15 वर्षों से, एक बहुत लंबे समय से ये लोग मशीनरी में घुसे हुए, जो मैकेनिज्म है वो इनके काबू में है, तो क्या आप इसको तोड़ पाएंगे? देखिए, मैकेनिज्म को तोड़ना उतना मुश्किल नहीं होता है, कैडर को तोड़ना मुश्किल होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये खूबी है कि उनके पास कैडर है। आरएसएस का कैडर भारतीय जनता पार्टी को जिताता है, और उसी वजह से पार्टी का संगठन इतना मजबूत होने की वजह से सत्ता में आए, चाहे वो यहाँ निगम की सत्ता है, चाहे किसी प्रदेश की सत्ता है या केंद्र की सत्ता है। लोगों ने संवाद कायम रखा अपने वर्कर्स के साथ, जनता के साथ। एक समय ऐसा था जब केवल केंद्र में 2 मेंबर पार्लियामेंट होते थे। अडवाणी जी के प्रयास से वो 82 हुई, लेकिन अडवाणी जी आज मार्गदर्शक मंडल में है। ये जो भावना है वो पार्टी के लिए घातक हो सकती है। आज भले ही सत्ता में बैठे हुए लोग ये समझते हो कि हम ये सब कुछ हैं, अपने बड़ों का जो आदर नहीं करता, उनसे मार्गदर्शन नहीं लेता, वो लंबे समय तक चलता नहीं, बहुत छोटे समय। देखिए, सत्ता सदा नहीं रहती है। व्यक्ति को विनम्र होकर चलना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो। एक शेर कहा है, हर एक आदमी पर लागू होता है, हर एक पार्टी पर लागू होता है। बाहरी जिंदगी चंद रोजा, बाहरी जिंदगी चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा के, कजा ने ऐसे हजारों सूरत बिगाड़ दी है बना बना के। वाह डॉक्टर साहब, आपकी मुझे लगता है हिंदी भाषा पे तो पकड़ है ही, संस्कृत भाषा पे तो पकड़ है ही, लेकिन मुझे लगता है कि उर्दू पे भी आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। नहीं, देखिए, आपने जो कहा उसमें कुछ % मुझे भी समझ में आया, अब इसका अर्थ आप बता दीजिए। देखिए, ये कहा गया है इसमें
बाहरी जिंदगी संग रोजा। अब जो बाहर है आपके जीवन में, हाँ जी, समाज में, आपकी राजनीति में, ये जरूरी नहीं बहुत लंबी चले। हाँ जी, भगवान और प्रकृति सब कुछ देखती है, और उसने आप जैसी हजारों सूरतें बनाई भी हैं और बिगाड़ी भी हैं। कभी भी वो बिगाड़ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक विषय हमारा रहता है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में पिछले 6-7 सालों से काम कर रही है, और आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में एक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आई थी, 1 बोतल खरीदो 1 बोतल फ्री, शराब नीति। मैं आम आदमी पार्टी की शराब नीति के विषय में आपसे पूछना चाहता हूं। जो लोग पंजाब में ये कहते हैं कि हम नशा मुक्ति करेंगे, उन्होंने दिल्ली में शराब की नदियां बहा दी, तो इस आम आदमी पार्टी की शराब नीति के विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही घटिया नीति है, और समाज को और खास करके टीनेजर्स को खराब करने वाली नीति है। ये कभी भी नहीं होनी चाहिए थी। नरेला में एक दुकान खोली थी, पहले चौधरी हीरा सिंह जब तक थे, वो एक भी दुकान उस एरिया में नहीं खुलने देते थे, क्योंकि वहां से 2 बड़े व्यक्ति पैदा हुए हैं। एक तो स्वामी उमानंद सरस्वती और दूसरे अपने मस्तनाथ पीठ के महंत शिवनाथ। लेकिन किसी ने एक दुकान खुलवा दी। लोग शीला जी के पास गए, शीला जी ने ये कह करके टाल दिया कि मैं मेरी जो आमदनी है उसको क्यों घटाऊं। मेरे पास आए लोग, मैंने कहा मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तो वहां से जो चुनाव लड़ करके जीते हुए थे जसवंत सिंह राणा, मैंने उनसे कहा कि आप एक बार विधानसभा में उठाना इस बात को, उसके बाद मैं देखता हूँ। उन्होंने उठाया। मैंने स्पीकर की कुर्सी पर बैठ करके ये कहा कि मैं वालिया जी से ये कहता हूँ, इसको वो आदेश माने स्पीकर का या जो भी माने, लेकिन कल शाम तक वो दुकान बंद हो जानी चाहिए। बंद हो गई। मैं देखिए, जिस समय छात्र जीवन में था, तो अपने गुरु के साथ हम चंडीगढ़ गए शराबबंदी के लिए सब विधायकों से सिग्नेचर कराने। उस समय राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले उन्होंने हस्ताक्षर किए। उसके बाद मेवात से जीते हुए 4 विधायक थे। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मुसलमान शराब नहीं पीते हैं। मैं ये समझता था कि मुसलमान तो जरूर पीते होंगे। लेकिन जिस प्रसन्नता के साथ उन्होंने दस्तखत किए और बाहर निकल के मैंने अपने गुरु जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि इनके तो धर्म में ही शराब को बुरा माना जाता है। हाँ, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसने सिग्नेचर न किया हो। तो हम तो शुरू से इसके खिलाफ हैं, और दुर्भाग्य से आप देख ही रहे हैं, क्योंकि आप तो गांव से हैं। इस समय गांव में शराब पी करके कितने लोग जवान बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं। और जो दिन में भी पी लेते हैं वो तो 2-3 महीने से ज्यादा पकड़ते ही। तो ये सरकार का कर्तव्य है। सरकार किस लिए है? ये कहा गया है नीति में, प्रजानाम सुखे सुखम राज्य, प्रजानाम हिते हितम राज्य। प्रजा के सुख में राजा का हित होता है, वो प्रजा के हित में राजा का हित होता है। और जो शासक अपने स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए, चाहे वो खर्च करे प्रजा पर ही, चाहे खर्च करे सरकार पर ही, यदि वो ऐसे काम करता है तो वो अच्छा राजा नहीं माना गया। अच्छा डॉक्टर साहब, केजरीवाल जी की एक नीति है फ्री फ्री फ्री। तो ये जो फ्री की योजना है, इसको कुछ और पार्टियों ने भी पिकअप कर लिया। पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में भी, आप देख रहे हो गोवा में भी। ये जो फ्री का जहर है जो केजरीवाल के द्वारा दिया जा रहा है भारतीय जनता को, ये जो देश को बर्बाद आज नहीं तो कल कर देगा। आपने वेनेजुएला का उदाहरण भी देखा होगा, पूरा देश बर्बाद होगा। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, तरीका ठीक होना चाहिए। इस समय ये तरीका अपनाए हुए हैं वो बहुत ही गलत है और समाज को, देश को खोखला करने वाला है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूं। चौधरी देवीलाल
ने जीवन में बहुत इलेक्शन लड़े, ज्यादा हारे जीते कम। हाँ जी। लेकिन वो यदि इस तरह की कभी भी बात करते थे तो उसमें एक मर्यादा थी और उसके बीच में एक दीवार होती थी। जैसे वो कहते थे कि जितने भी पेड़ है रोड के दोनों तरफ वो आधे किसान के आधे सरकार, कीकर यदि काटोगे तुम तो आधे उनके और आधे इनके। चौपाल यदि बनवानी होती थी तो ये कहते थे कि आधा पैसा सरकार देगी और आधा तुम इकट्ठा करो, गांव देगा, गांव के लोग गांव के लोग। और ऐसा बहुत संपन्न अच्छी तरह से वहां पर हुआ। जिस समय पहली बार उन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू की और किसानों का कर्ज माफ किया, तो उससे पहले जब वो चुनाव सभा में जाते थे तो ये कहते थे भाई लोग ये कहते हैं देवीलाल बुढ़ापा पेंशन नहीं दे सकता, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकता, आप ये बताओ कि जब तुम मुझे मुख्यमंत्री बना दोगे और मैं अपने सेक्रेटरी से कहूंगा कि ये दोनों ड्राफ्ट करके लाओ तो लाएगा और मैं नीचे लिख दूंगा देवीलाल, तो हो जाएगा या नहीं? पानी बता देते थे लोग। अच्छा, वो एक बात और कहते थे, वो कहते थे कि हिंदुस्तान के लोगों को समझाया नहीं जा सकता है, बहकाया जा सकता है। वो प्रयोग उन्होंने अपने आखिरी चुनाव में किया। छोटे गांव में जाते थे तो ये बात कहते थे जो मैंने आपको बताया। बड़े बड़े गांव में जाते थे जहाँ 20, 22, 25 हजार वोट थे, जैसे छारा है, डेगल है, मोखरा है, तो वो अपने रथ से ऊपर आकर के बैठ करके बोलते थे और कहते थे कि भाई देखो मैं जो नोट छापने की मशीन भेजूंगा वो छोटे गांव में एक दिन में रहेगी, एक दिन रहेगी, और बड़े गांव है तुम्हारा बड़ा गांव इसलिए उसको 3 दिन रखना, 3 दिन लगना। तो इस तरह का मजाक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह का दोहन लोगों के दिए गए आय कर का इस समय हो रहा है वो आगे चलकर बहुत घातक होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। मान लीजिए अब निगम में चुनाव लड़ेंगे और अगर निगम में एनसीपी की सरकार यदि आती है तो एनसीपी की जो सरकार आएगी, जो मेयर चुन के आएंगे, जो निगम पार्षद चुन के आएंगे, तो वो उनका जो नजरिया दिल्ली में काम करने का रहेगा, तो आपकी नजर दिल्ली के उन समस्याओं पर है जो आपके निगम पार्षद या आपके मेयर दिल्ली की समस्याओं का जो समाधान करेंगे, वो समस्याएं आपकी नजर में है, क्या काम करेंगे? देखिए हरनाम जी, सबसे बड़ी समस्या इस समय है तो रोड्स की। अभी आप यहाँ रहते हैं, आपने ये एनसीईआरटी और आईआईटी के पास जो है ये देखा है, पूरा सारा बैरिकेड्स लगा रखे हैं और खोद रखे हैं, और 2.5-3 साल तक इसकी परत उखड़ी रही है, आगे मोनिरका वाले की भी उखड़ी रही है। ऐसा इम्पोर्टेंट रोड जिसमें आगरा तक के लोग आकर के जाते हैं एयरपोर्ट पर, वो इस अवस्था में पड़ा रही है, बड़ी दुख की बात है। ये बात कह करके टालना कि ये हमारे अंडर नहीं है और पीडब्ल्यूडी से करेगी या फला एजेंसी करेगी, दूसरा विभाग करेगा, हाँ, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और अपनी ड्यूटी को दूसरे पर डालने वाली बात है। इस समय सबसे बड़ी समस्या है वो गांव के रोड्स की। आप किधर भी जाइए गांव में, देहात में, गड्ढे मिलेंगे, और इसी वजह से दिल्ली सरकार ने वहां पर लो फ्लोर बसें रोक दी चलने से, किसी भी जगह आप जाइए। और दूसरी समस्या है पानी की। आप यदि इस समय गए हों रानीपुर और उससे आगे बवाना तक, इतना भारी पानी खड़ा रहा है कि पहली तो नष्ट होगी फसल, गेहूं वाली रबी जो बोई नहीं जा रही है, तो उन किसानों को मुआवजा बहुत अधिक देना चाहिए। खाली 20 रुपये 20,000 मुआवजा देना कोई पर्याप्त नहीं है। मैंने बिना किसी बड़ी
हानि के थोड़े से एरिया में नजफगढ़ के पास ओले पड़े थे। मैंने पूरी दिल्ली में जितने भी किसान थे उस समय 800 रुपए एकड़ के हिसाब से, उस समय आप समझ सकते हैं 98 में 98 हाँ एक भी किसान नहीं छूटा था। उस वक्त का तो 800, आज का 8,000 रुपये हो गया, हाँ, बिल्कुल। 80,000 रुपये हो गया। हाँ, लेकिन हमने प्रचार उतना ज्यादा नहीं किया, उनको पहुंचाया। उस बात को लोग आज भी मान रहे हैं। अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं दक्षिण दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली जहां पर प्रतिबंध है कि यहाँ पर ट्यूबवेल नहीं लग सकते। उसका समाधान है, हमने किया था। ये जो ढांसा वाला नाला है, ढांसा से छावला की तरफ आता है, फिर ककरौला तक जाकर के फिर यमुना पड़ जाता है। इसको मैंने 7 किलोमीटर तक ढांसा से आगे तक 6-6 फीट गहरा कराया था। वहां पूरे इलाके में 35-40 फीट पानी ऊपर आ गया। और सारंगपुर धुंधली गांव में जहां पानी खारी था वो मीठा हो गया। आज भी लोग उसका गुणगान करते हैं। और 2 बड़े जनरेटर, ये जो छावला को हम जाते हैं इस रोड के साथ रखाए थे, एक इलेक्ट्रिकल था और दूसरा डीजल का था, और उसका पानी नीरवाल और टीकरी तक पहुंचा रहा था सप्लाई। हाँ, पहली बार हरनाम जी वहां लोगों ने सब्जियां बोई थी पहली बार। आज भी लोग उसको याद कर रहे हैं। लेकिन मेरा विभाग बदला, उसी समय दोनों हटा दिए गए। और विभाग जिन लोगों को दिया वो आज कभी भी किसी गांव में जाके खड़े तक नहीं हुए। उनको पता ही नहीं देहात की क्या समस्या है। तो आप देखिए, देहात को तरजीह इसलिए देनी चाहिए कि वहां जरूरत है। शहरी लोग फिर भी किसी तरह से अपना काम कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि शहर को हमें पिछाड़ना है, शहर को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन ज्यादा जरूरत हुआ है। अनऑथराइज कॉलोनियां, अनाधिकृत कॉलोनी जो दिल्ली के अंदर है, उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे रोड की समस्या है, सीवर की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, ये जो अनाधिकृत कॉलोनियों की, झुग्गी झोपड़ियों की जो समस्याएं हैं, उस विषय में एनसीपी क्या सोचती है? आपने अनऑथराइज कॉलोनीज के बारे में पूछा। मेरी धारणा यह है कि अनऑथराइज कॉलोनीज को सरकारी कारिंदे पैसा लेकर के बसवाते हैं, और जब कॉलोनियां बन जाती हैं, गरीब आदमी कॉलोनी में अपने मकान बना लेते हैं, तब कॉलोनाइजर पैसा कमाते हैं। कॉलोनाइजर पैसा कमाते हैं और फिर सरकार उनको तोड़ने के लिए उद्यत हो जाती है। उनको भय होता है, इसलिए फिर वो पैसा देते हैं। यदि तोड़ने का कहीं भी प्रश्न उठता है तो सबसे पहले उन लोगों को अरेस्ट किया जाना चाहिए जिन्होंने कोलियां बसाई। JE एक्शन। आज तक आप देखते होंगे कहीं भी जहां पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की या उसकी बात होती है, वहां इन लोगों को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाता, जबकि जिम्मेवार ये है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और अनऑथराइज कॉलोनी दोनों। तो जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं। कॉलोनियां जितनी भी बन गई हैं उनको अब पास किया जाना चाहिए और वहां पर सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि वहां रहने वाले लोग अपना पेट काट करके घर बनाते हैं, जैसे तैसे बच्चों को पालते हैं। धरना सेठ तो वहां होते नहीं हैं। हम गरीब लोग को उजाड़ दें और पैसे वालों को आगे बढ़ाते रहें, ये पक्षपातपूर्ण रवैया है जो होना नहीं चाहिए। यदि एक किसान या कोई भी व्यक्ति लोन ले लेता है छोटा सा, और वो बेटी की शादी की वजह से या किसी और खर्चे की वजह से लोन पे नहीं कर पाए, तो बैंक वाले पुलिस की जीप लेकर के चले जाते हैं और उठा लाते हैं। लेकिन आप ये देखो, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, माल्या, ललित मोदी,
वो चाहे 12,000 करोड़ ले जाओ, चाहे 15 ले जाओ, चाहे 20 ले जाओ। अभी तो एक और 22,000 करोड़ का घोटाला भी सामने। वो 23 करोड़ का, 23,000 करोड़ का। तो 22,000 करोड़। अच्छा, दुर्भाग्य ये है कि देखिए, इससे ये नहीं है कि दुनिया के लोग जानते नहीं क्या है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, पता नहीं आप उसको इसमें फिट कर पाएंगे या नहीं। देखिए, जब ये नोटबंदी हो गई, उससे पहले ये उन्नपा जो हुआ था अधिवेशन, उसमें एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि हमने मेहुल चोकसी को अपने यहाँ नागरिकता तब दी है जब हिंदुस्तान के उच्च पदस्थ लोगों ने हमें लिखकर भेजा कि मेहुल चोकसी बहुत अच्छा आदमी है, आप इसको नागरिकता दे सकते हैं। हमने दे दी। तो उसने फिर मेहुल चोकसी के बारे में कसीदे पढ़े, क्या है वो, अब हम समझे। उसने कहा कि लेकिन अब हमारे यहाँ जब भी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो हम उसको वापस हिंदुस्तान भेज देंगे। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि आज तक एक छोटा सा ऑफिसर भी इसकी इंक्वायरी के लिए नहीं आया। अच्छा, जब कांग्रेस का राज था केंद्र में भी और दिल्ली में भी, उस समय झुग्गी झोपड़ियों को रीसेटलमेंट किया, यहाँ से हटाया और दूसरी जगह एक जगह सेट कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जहां झुग्गी वही मकान। अब आप देखते होंगे कि जैसे बसंत कुंज है, आर.के. पुरम है, ये पोस्ट कॉलोनी है बसंत कुंज, इसके बीच में झुग्गी झोपड़ी कैंप है जो पार्क के अंदर बसा हो। जहां झुग्गी वही मकान की अगर नीति हम देखते हैं तो झोपड़ियां जो है मखमल में टाट का पैबंद दिखाई देती हैं एक पॉश कॉलोनी। कांग्रेस ने ये किया कि उनको उठाया और एक जगह पे मकान उनको प्लॉट दे दिया, सेट कर दिया। बहुत सारी तो इस नीति को आप कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जहां झुग्गी वही मकान? तो ये जो मखमल में टाट का पैबंद लगाने की कोशिश की जा रही है, इसको आप कैसे देखते? देखिए, ये समस्या उस समय तक रहेगी जब सरकारें कोई इकबाल नहीं रखेंगी। इस समय सरकारों को इकबाल नहीं है। शासन तब चलता है जब दंड हाथ में हो, और राजनीति में दंड को धर्म कहा गया है। धर्म। ये जो इस तरह की कॉलोनियां बसती हैं, आज आप उनको उठा के दूसरी जगह बसा दीजिए, वो वहां बेच करके फिर आ जाए, और यही हो रहा है। पहले भी यही हुआ। ये रिसेटलमेंट कॉलोनी जितनी भी बसी हैं, उनमें भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो बेच करके फिर जोगियों में आ गए। तो इसमें सरकार की कोई बहुत ऐसी नीति जब तक नहीं आएगी जो कारगर हो सके, कठोर, हाँ, तब तक ये ऐसा चलता रहेगा। अभी आपने पार्क की बात की, उस पार्क में जो झुग्गियां हैं, वो जमीन किसी कंपनी ने खरीदी थी या किसी सोसाइटी की खरीदी हुई थी। उस सोसाइटी ने उन झुग्गियों को अन्यत्र ले जाने के लिए, दूसरी जगह ले जाने के लिए पैसा जमा करा दिया डीडीए में कि हमारे पैसे से ही उठा दीजिए कम से कम, लेकिन उसके बावजूद नहीं उठा पाए। ये नीति आड़े आ गई ना, जहां झुग्गी वही मकान। अब नहीं, ये तो नीति अब बनी है अभी। अच्छा, उससे पहले क्या बात? काफी पहले की समय की बात है, वसंत कुंज के बीच में। अच्छा, हाँ, बसंत कुंज के बिल्कुल बीच में बंद हो कैंप के नाम। नहीं, मैंने दिल्ली में बहुत जगह देखा है कि झुग्गी झोपड़ियां पॉश कॉलोनियों के बीच में है। तो वहां तो ये समस्या आएगी ना कि एक, मान लीजिए आपका जहां झुग्गी वही मकान की आपने पॉलिसी तो बना दी, लेकिन एक पॉश कॉलोनी के बीच में अगर झुग्गी की जगह मकान भी बनेगा तो उसका जो लेवल है वो मैच नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इसको आप किस विषय में देखते हैं? नहीं, इस पर नीति कठोरता के साथ बनाई जाए और उसका कठोरता के साथ पालन कराया जाए। तो साथियों, ये थे डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, जिनसे हमारी वार्ता हुई, और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब पूरी दिल्ली पर नजर गड़ाए हुए हैं, और एनसीपी जिसका झंडा इनके हाथ में है, मुझे लगता है अब की बार कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाएगी। ये यहीं दिखाई देने लगा है
तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी धुरंधर नेता के साथ। नमस्कार।